चाहते हैं कि हम कैसे अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं और अपने आप को हम मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को इस में ला सकते हैं। बिहार आज तक जो है वो कंज्यूमर स्टेट बना हुआ, उसको प्रोडक्टिव स्टेट कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उसका आपको किस तरह से लाभ लेना है और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, रोजगार वाली शिक्षा आपको लेनी है। इस विषय पर ये बहुत विस्तृत अध्याय है, इसमें हमारे आगे मुख्य वक्ता आपको बताएंगे और भी वक्ता यहाँ मौजूद है। अभी आपसे यही अनुरोध है कि आप एकाग्र से होकर के आप शांति से आप यहाँ बैठे रहेंगे, आप नारा लगाएंगे सर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब इस संवाद के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेंद्र साहब, हमारे मित्र सौरभ जी, राम मुद्दर जी, बड़े भैया जी है। सर्वप्रथम तो अभियान है हमारे आदरणीय आईपीएस सरकार, वो है बिहार। तो आगे आपने नए किया और ये नए मौका, तो सबसे पहला जो बच्चों हम बात करेंगे, आप लोग आगे तो सब लोग काफी समझदार हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें सहभागिता आपका हो, अगला पीढ़ी को देने वाले आप लोग। तो कुछ बनना है तो आपको बनना है, चाहे वो आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, बट तो सर का जो ऑरा है, जो एक आप कहेंगे कि जो हम लोग समझते हैं कि एक आईपीएस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो बहुत सारे बिहार में आईएएस आईपीएस तो कोई और नहीं ऐसा आप लोग अपने मुझे भी लेते हैं, ये बदलते रहते हैं, एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, ये साहब, लेकिन इनमें कुछ बात अलग है। वो बात को अलग दो मायने में, एक ये आईपीएस है और इनका जो लेखनी है, इनका जो संवाद का कार्यक्रम है, ये बाकी कोई आईपीएस नहीं करता। आपसे कोई मिलने आए हैं क्या कि हम आईपीएस से आपको समझना है क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे देहात को प्रेरित करना है, कैसे आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। किसी राज्य को आगे बढ़ाना हो या देश को बढ़ाना हो तो बात में आता है। सर्वप्रथम है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ करेंगे तो आप बढ़ेंगे, गाँव बढ़ेगा आगे, जिला बढ़ेगा आगे, राज्य अपने आप आगे बढ़ेगा। तो दो तीन बातें हैं जो ये हमेशा बोल रहे हैं और थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिए हैं मनोज जी कि आप बात कर बोलिए, चलिए अब बोलने देते हैं, माइक तो अपने आप महसूस करेंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दुनिया आपका है और आपको अपने हाथ में आपके मुट्ठी में करना है, तो वो सबसे पहले आपको पागल बनना पड़ेगा। पागल बन जाओ, पढ़ाई करके कुछ हासिल करो, कुछ मेहनत, लगन और कुछ पाने की चीज, बिना जिद के, बिना पागल बन के कुछ नहीं मिलता है। इतना संघर्ष है, इतना कॉम्पिटिशन है, लोग अवसर में चले जा रहे हैं, लोग कुछ कर बैठ रहे हैं, आज तक थोड़ा कुछ नहीं है। एक ही चीज है जो आपको सबसे आगे रख सकता है, वो है आपकी पढ़ाई। एक ही चीज है जो आप जब हासिल करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और आपका जो कदम उठा है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, एक ऐसा आयाम बनाएगा समाज में, आपको अलग करेगा बाकी से। जैसे कहते हैं कि कदम उठ गए तो उठ गए, कदम उठ गए तो उठ गए, निशान ऐसे बने कि रबर उतर जाता है। मतलब आपका देखा देखी इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि समाज को हम लोग आगे क्या देंगे, कैसे देंगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर जब हम लोग पढ़ेंगे क्या है तो हम लोग समाज को कर सकते हैं। इनके बैठक में जुड़ने का सबसे अहम ये जरूरी चीज है कि हम लोग स्वयं सक्षम होंगे, बदलाव कैसे लाएंगे आगे। लेकिन हम लोग बिहारी का सबसे बड़ा ताकत ये है कि इसके अभाव में हम अपने आप को साबित करते हैं। सबसे ज्यादा आईएएस हम लोग, सबसे ज्यादा आईपीएस हम लोग, सबसे ज्यादा दिमाग का तेज हम लोग, आईटीआई हम लोग, तो मतलब हम लोग के साथ दिमाग है तो पॉलिटिकल डायरेक्टर मिल रहा है। और बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं बोलने में बोलता कि होगे ना मायूस, होगे ना मायूस, लॉकडाउन से फंसे रहिए, जिंदगी घोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक पाँव पे ठहरेंगे, एक पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे
विद्या मंदिर निवेश प्राचार्य जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के प्रमुख शानदार आईपीएस अधिकारी अशोक के पीठ अशोक अभिभावक जी यहाँ पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के नागरिक मीडिया जर्नलिस्ट श्रीमान जयराम विक्रम जी यहाँ पर उपस्थित हैं शानदार जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिनका प्रोग्राम में भी बहुत कुछ आता है बिहार का गौरव बिहार बहुत लंबा राज है और मैं दावे के साथ युवा संवाद कार्यक्रम के अध्यक्ष यहाँ के प्रधानाचार्य संजय जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉक्टर राजेश जैन जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और काफी कम समय में लगातार मेहनत और परिश्रम से कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सौरभ जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हमारे इस आज के मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि बिहार किसान और युवाओं में एक खास पहचान रखने वाले युवाओं के प्रेरक व्यक्तित्व प्रसिद्ध आईपीएस विकास प्रवर्तन और यहाँ उपस्थित तमाम बंधु और भगिनी। आज उनकी होती है जो मान लेते हैं और जीत उनकी होती है जो मान लेते हैं। और यही प्रेरणा लेकर जाना है कि हार उनकी होती है जो मान लेते हैं, जीत उनकी होती है जो ठान लेते हैं। बिहार की बात जब करते हैं तो अंग्रेजी में बी आता है पहले। बी मतलब भारत, आई आता है, आई मतलब इंडिया, एच आता है, एच मतलब हिंदुस्तान, ये आता है, ये मतलब आगे और हार आता है मतलब रेवा। जिस भारत की कल्पना इस बिहार के लिए नहीं की जा सकती है, जिस भारत का न अतीत न वर्तमान और न भविष्य बिहार के लिए कहाँ खड़ा है। क्या हम अपने उस गौरवशाली अतीत के सामने उसके आस पास की कहीं खड़े हैं? नहीं है तो क्या कारण है? क्या हमारे सामर्थ्य में कोई कमी है? क्या हमारे संसाधन में कोई कमी है? क्या हमारे शक्ति में कोई कमी है? क्या हमारे पूंजी में कोई कमी है? नहीं। फिर ऐसी स्थिति क्यों है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। नौजवानों की बहुत को स्मरण कराने का अभियान है लेकिन इसका बिहार और बिहार की जो स्थिति है एक बात से आग्रह करता हूँ, इससे बड़ी संख्या में जुड़े, बिहार का भला होगा तभी देश का भला होगा। जय हिंद, जय भारत। बिहार के पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बिहार के बारे में, बिहार के ऋषि परंपरा के बारे में कि बिहार कैसे गौरव के लिए रहा है, बिहार के पुराने गौरव को लौटाने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जयराम विक्रम जी, सौरभ जी, उपस्थित सभी रेड लिस्ट वाले मुकेश अध्याय से जुड़े प्रिय सदस्यों, लेखियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले ऐतिहासिक मुंगेर की भूमि को विनम्र नमन करता हूँ। मुंगेर लगभग 2 वर्षों के बाद आज आपसे बीच जाने का सौभाग्य मिला है और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सौरभ जी के द्वारा
ये अवसर दिया गया है कि आप युवा साथियों से अच्छे से संवाद कर सको। एक शैक्षिक अभियान है जिसमें अपने मन से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए लोग जुड़कर अंशदान कर रहे हैं। बिहार के 14 जिलों में 27 केंद्रों पर निःशुल्क पाठशालाएं ऐसे बच्चों के लिए संचालित हो रही हैं जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से। इसमें से 22 पाठशालाएं महिलाओं के द्वारा राष्ट्रीय पाठशाला के रूप में स्थापित। अनेक जिलों में नए स्टार्टअप, नए उद्योग इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सबके मन में सपना है कि 2045 तक एक ऐसा बिहार बने जिससे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आवाज आ पा रही है? पीछे आवाज स्पष्ट है कि नहीं? सबसे पहले सभी सम्मानित जनों का भी अभिनंदन करता हूँ और जो इतनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ बैठे हैं, दो प्रश्न। पहला प्रश्न, 2047 में अपने आप को आंख बंद करने के लिए आप सोचे कि हम कैसे होंगे, कैसा देखना चाहेंगे? एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहेंगे विराट को कैसा देखना चाहेंगे? सभी लोग चाहते हैं विदेशी बात, कोई है जो देखना चाहता है कि हम 2047 में कोई नहीं चाहेगा। लेकिन बिहार को यदि हम सोचे हैं, बिहार 2047 में कैसा होगा, तो कैसा देखना चाहते हैं? कैसा बिहार देखना चाहते हैं? सफल बिहार। ऐसा बिहार देखना चाहते हैं जहां से छोटी सी नौकरी के लिए बाहर जाना पड़े? अपने घर को कोई छोड़ के जाना चाहता है क्या? आज तो जाना पड़ता है। आज ये अच्छे से पढ़ लिए तो बिहार में वैसे नौकरी नहीं है, और नहीं पढ़े तो भी बिहार में नौकरी नहीं। बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 2045 विकसित भारत का सपना। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पहले महत्वपूर्ण है, यदि हम अपने विद्यार्थियों को सफल नहीं कर पाए तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? और विद्यार्थी मतलब एक दो विद्यार्थी नहीं हो, हर विद्यार्थी में एक प्रेरणा को जागृत करना, जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा के साथ जोड़ना। समस्या बड़ी विकराल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। आज जैन साहब बता रहे थे, लगभग 14 करोड़ आज बिहार की जनसंख्या है। 14 करोड़। यहाँ पे कुछ 100 लोग बैठे हैं, 500 लोग होंगे। बिहार की जनसंख्या है 14 करोड़, और 14 करोड़ दूसरे कितना होता है? और 14 करोड़ में 9 करोड़ की आयु 30 साल से कम है। यहाँ भी यदि महाराष्ट्र है सबसे अधिक वही लोग हैं जिनकी आयु 30 साल से कम है। अगर 2047 में एक विकसित बिहार बनाना आप चाहते हैं, इसका सीधा मतलब ये हुआ लगभग जो 9 करोड़ लोग हैं जिनको हम बिहार में ही उचित रोजगार दे सकें। कभी तो बिहार पलायन हुए, तो बिहार में रोजगार नहीं दे पाए 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों में, बिहार कहाँ पहुंचे? लेकिन परिस्थिति के सबको बंद नहीं कर पाए। यदि हम जाने के नहीं कोई आएगा बड़ी बड़ी बातें कहेगा,
वो कहेगा 5 साल में बिहार को विकसित बना लेंगे, लेकिन यदि उस इंडस्ट्रीज को नहीं जानेंगे हमको लगेगा नहीं कहना होगा। बिहार की प्रक्रिया कैसी है? अभी कुछ समय पहले सभी राज्यों की तुलना की गई। पर कैपिटा इनकम, और कैपिटा इनकम क्या होता है? क्या होता है? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति कितना कमा सकता है। आमतौर पर एक साल में एक व्यक्ति कितना कमाता है इसका आकलन सभी सर्वे में किया जाता है, और उसी से हम मानते हैं कि हम कितने विकसित हो रहे हैं। सबसे अधिक कमाता है 48,000 रुपये महीना एक व्यक्ति सिक्किम का औसत कमाता है। उसके बाद दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति 38,000 एक महीने में औसत कमाता है। दिल्ली के बाद आइए तेलंगाना जो दक्षिण भारत में है, 29,000 रुपये एक व्यक्ति महीने में औसत कमाता है। तेलंगाना में हैदराबाद है औसत कमाता है 48,000 दिल्ली, 38,000 दिल्ली, 29,000 तेलंगाना, 12,000 कमाता है व्यक्ति। बिहार में रहने वाला व्यक्ति सबसे कम केवल 5,028 रुपये एक महीने में कमाता है। तुलना के लिए सकता दिल्ली में 38,000 कमाने की क्षमता है एक व्यक्ति की, बिहार में रहता है केवल 5,000 कमा पाता है। उसमें बिहार में भी पटना में रहने वाला व्यक्ति अधिक कमाता है, बेगूसराय में रहने वाला व्यक्ति उसके बाद हम लोगों में आता है। लेकिन बाकी लोग यदि तुलना करेंगे, मुंगेर में रहने वाला व्यक्ति, सहरसा में रहने वाला व्यक्ति 5,000 से भी कम कमाता है। तो पलायन होगा क्या? यदि आपकी अवसर नहीं उत्पन्न कर पाएंगे तो किसी के बाद पलायन तो होगा। लेकिन हम इसको इस स्टैटिस्टिक्स को बिहार के विकास दर के साथ जोड़ के देखिए, और यही चिंता का विषय है। आज आपको लोग मिलेंगे कहें कि बिहार विकसित हो रहा है, राज्य है तो सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। कॉन्स्टेंट प्राइसेस से बिहार आज 9.2% से बढ़ रहा है, अपने जैसा है 9% का ग्रोथ रेट। और यदि हम करंट प्राइसेस पे जाएंगे 14.5% बिहार की वृद्धि का दर है। 2019 में बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को वहां जमा होगा केवल 10,000 रुपये, 50% ग्रोथ रेट। और 10 साल बाद 2035 में नहीं आएगी। और क्रांति कैसी क्रांति? आज आप सोचेंगे कि कोई पॉलिटिकल इलेक्शन पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होना है। प्रगति जी ने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि सोशल मीडिया पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखिए समाज में जो चीजें हैं वो तो नहीं रहती, तो उपयोग कैसे करना है ये हमारे ऊपर। सोशल मीडिया में अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं। यदि हम उसको अच्छे रूप में ग्रहण करना चाहेंगे, अच्छे संदेश भी मिलेंगे, और यदि केवल एंटरटेनमेंट के लिए हम करना चाहते हैं, रील बनाएंगे, रील देखेंगे, तो हमारा समय व्यर्थ होगा। समय तो सीमित है, उसी समय में आपको अपना लक्ष्य भी प्राप्त करना है। तो समय का कैसे सदुपयोग करें, यदि इस प्रश्न पर सोचेंगे हमें उसका उत्तर नहीं मिलेगा। यदि हम सोशल मीडिया पर रील देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, समय बर्बाद करेंगे, लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे, रील बनाने में अगर समय बर्बाद करेंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन यदि उसका उपयोग हम कोई अच्छे भाषण को सुनने में, अच्छे दुनिया में कोई अच्छी वीडियो वाले इसको देखेंगे, इससे उसको हम ज्ञान प्राप्त होगा। सोशल मीडिया को आप लेकिन इसको उपयोग कैसे करना, सोशल मीडिया हो,
हो, देश की मीडिया हो, अपने हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से हम उसका उपयोग करते हैं। और My question is, what is success story mean to you? Is it about just permanent position or something else? बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा। सफलता का असली मतलब क्या है? लेकिन मैं तो इस रूप में देखता हूँ, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें, सही से चलें, ताकि हंसते हुए निकले हम, यही सफलता है। बाकी नहीं कर सकते। और यदि धन कमाने का माध्यम गलत है, कभी न कभी हम फंसेंगे। सबसे बड़ा मतलब संतुष्टि, संतुष्ट होता है कि नहीं, तो व्यक्ति के जीवन में यदि व्यक्ति संतुष्ट है, व्यक्ति सफल हो। लक्ष्य होने चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोई योजना लगानी चाहिए, सही ध्येय के साथ। ऐसा व्यक्ति जो है सफल होगा और संतुष्ट होगा। नौकरी कोई कंपनी में लगी थी, लेकिन वहाँ में वहाँ पर बिहार में कुछ नहीं है। तो वहाँ पर मैंने आपसे कही बिहार को खुशहाल रखते हुए हमने वहाँ वाला काम अपने देश में राष्ट्र के लिए बनाना चाहिए। इसीलिए मुझे लगा जो मैं चाहते हैं यूपीएससी एक ऐसा माध्यम है जिसको बिना पढ़ने के, बिना पहुँच के, परिश्रम करके हम एक पद को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ समाज में योगदान दे सकते हैं। यही बात मेरे मन में आई है। मैंने पूरी मेहनत की, उसको रही, सिलेक्ट हुए, कई साल के लोग आगे बने, जहाँ भी रहे, अपने कर्तव्यों को करने के साथ साथ जीवन का ध्येय है, बिहार को बदलने में मेरा योगदान होना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास करते रहे। मेरे मित्र भी यही थे, केवल कृषि के इंजीनियरिंग साथ साथ विद्यालय में जाना, कॉलेज जाने के लिए करते थे, आज भी कर रहे हैं। सरकार जीवन है, प्रयास नहीं रहेगा तो बिहार के समाज में सबसे पहले तो सक्सेस क्या है, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सक्सेस क्या है, सक्सेस का डेफिनेशन क्या होगा। तो हर व्यक्ति का या हर लोग आपका सक्सेस का हमें भी लगता है कि हम कैसी तरह से बिजनेस करें और सोशल वर्क करें, तो उसको करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन ना होगी, सोशल डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन, सर वो डिस्ट्रैक्शन को आपने कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे निकले हैं? एक प्रश्न ये है, इसको लक्ष्य अपना कितना है वो जाना है। रास्ते में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना, चाहे प्रभावित नहीं होना, इसके लिए कुछ प्रकार की कुंजी है। डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो नहीं होगा, आगे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, परेशानी आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन मैंने जो बात कही डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इसमें मन बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, जब मन कर रहा है तो इसको देख लीजिए, लेकिन हमने भाग लीजिए, उसके बाद अब एक समय निर्माण है, इसको बहुत सही काम कराए। बहुत बड़ा थोड़ा खेलने का करना है, कर लीजिए, लेकिन उससे आगे 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 नहीं करना। कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही सफलता। सबसे पहले मैं इस प्रसाद में सारे भैया और बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारे बच्चों को अलग करने के लिए विधान कैरों जी का आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इन बातों को सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्य के प्रति आप लोग अपना समर्पण रखेंगे, तब लगेगा कि इस कार्यक्रम की सार्थकता हुई। इसके बाद इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य श्री संजय जी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, जिसकी अध्यक्षता
कार्रवाई बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम आपके सामने हुआ। शुरू से लेकर अंत तक इस कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए अपना सारा समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, वो भी धन्यवाद के पात्र है। हमें एक बात याद आता है बच्चों को लेकर, जब हम भी हमारे प्रधान जी हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, ये विद्यार्थी परिषद में और अपना जो विद्यार्थियों के अंदर सेवा के लिए ये सारी संस्थाएं जो हैं आज शिक्षा का अलग जगाने के साथ विकसित बिहार को लेकर के आप मुंगेर आए हैं और बच्चों को भी आप संबोधित है थोड़ी देर। देखिए, बिहार जब तक विकसित नहीं हो सकता तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। तो बिहार को विकसित करने के लिए समाज के हर अंग को जोड़कर जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति के लिए कार्य करना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में लाखों लोग जुड़े हैं। सीधे रूप से लगभग 2.5 लाख लोग तो ऐसे जुड़े हैं जो चाहते हैं कि कुछ योगदान दें। आज 27 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। 350 से अधिक स्टार्टअप्स भी जुड़े हैं। लक्ष्य है कि बिहार की वृद्धि आर्थिक रूप से अधिक हो। इसके लिए बड़ी संख्या में स्किल्ड युवा हर जिले में विद्यालयों से, महाविद्यालयों से निकले। और ये तभी संभव है जब समाज के एक ऐसे इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सभी प्रबुद्ध लोग साथ होंगे, मिलकर प्रयास करेंगे। इसी में आज मुंगेर में हूँ, अन्य जिलों में भी जाता रहता हूँ। आज मुंगेर में मैंने यही संदेश दिया कि ऐतिहासिक मुंगेर की नगरी में एक नई क्रांति के लिए सभी को सामने आना होगा और प्रयास करना। सर, अभी बच्चों को जो एक बड़ी चुनौती अपनी जनसंख्या है। 14 करोड़ में लगभग 9 करोड़ की आयु आज 30 साल से कम है। 2047 तक विकसित बिहार के लिए इन सभी को बिहार में रोजगार देने की दृष्टि हमें रखनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बिहार का वृद्धि दर आज लगभग 9.2% कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे है, 14.5% करंट प्राइसेस पे, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यदि हम बात करें कि देश में नंबर दूसरे पर है, लेकिन जो दुर्दशा बिहार की है कि हम इतने पिछड़ चुके हैं कि यदि 15% से भी बढ़ेंगे तो भी 10 साल तक जो लक्ष्य हमारा है वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकेंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स हमारे युवा बनेंगे, तभी एक बड़ी क्रांति आएगी। यदि हम केवल पर कैपिटा इनकम की तुलना करें तो सिक्किम में 48,000, दिल्ली में 38,000, तेलंगाना में 29,000, गुजरात में, महाराष्ट्र में 23,000, आंध्र में 30,000, बिहार में केवल 5,000। एक लंबी छलांग तभी लगा सकेंगे जब केवल हम इस पर फोकस नहीं करें कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है, लेकिन हमारा ह्यूमन रिसोर्स, स्किल कैसे हम अपने यूथ में दे सकें और कोई विद्यार्थी वंचित नहीं रहे। इसके लिए समाज के हर अंग को सामने आना होगा। एक लक्ष्य बनाकर, एक मिशन बनाकर हमको बिहार को विकसित करने के लिए प्रयास करना होगा। बिहार के पिछड़ापन का मुख्य कारण वो लग रही है संघर्ष। कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो चाहते हैं कि बिहार जाति और संप्रदाय के नाम पर खंडित रहे, लोग लड़ते रहें क्योंकि उनके स्वार्थों की सिर्फ पूर्ति हो। यदि हम सोचते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन से कैसे बिहार बदलेगा तो परिदृश्य बड़ा कठिन इसलिए दिखता है क्योंकि लोग आमतौर पर आप देखेंगे जाति और संप्रदाय के आधार पर मतदान करते हैं। इस दृष्टि से अगर बिहार की दृष्टि जो प्राचीन काल की थी उसकी हम तुलना करेंगे तो पाएंगे बिहार में प्राचीन काल में भी जातियाँ थीं। ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष कर रहे हैं तब यदि रहा होता तो न मगध में नंद वंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी यदि चलते तो शायद चंद्रगुप्त की जाति की। हम अलग लोग थे, वेदांत की भूमि थी, भेदभाव से परे सोचते थे, तभी हम लोगों को जोड़ते हुए अखंड भारत के साम्राज्य को बना सकते। अपने बिहार की दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता है, जातिवाद से परे चिंतन करने की आवश्यकता है, कैसे बिहार आगे बढ़े। सबसे बड़ा कारण यदि है कि ऊर्जा अपनी सही दिशा में नहीं लगा।
ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे, क्षमता की कमी नहीं है। बिहार के विद्यार्थी आज भी अच्छा कर रहे हैं, उद्योगपति भी अच्छा कर रहे हैं, अधिकांश आज बिहार के पढ़ा रहे हैं। इन सभी की समय की ऊर्जा का उपयोग हमें करना है। मतलब मुख्य रूप से कहा जाए तो विकसित बिहार को बनाने के लिए ही यह एक आपके द्वारा एक शिक्षा का लक्ष्य जगाया जा रहा है। शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार। इसमें हम लोग समाज के हर वर्ग को जोड़ने का, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू।